माशाल्लाह हमारे मोहतरम तशरीफ फरमा है। अब बोलेंगे जोश में, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। चलिए अब हम और आप मिलके हमारे इलाके के होने वाले एमएलए साहब, जो बहुत कम दिन में इंशाल्लाह एमएलए बन जाएंगे, राशन मैन, नौजवान दिलों की धड़कन, आली जनाब मोहतरम अतीक सर साहब, जो एक यंग डैशिंग कम उम्र एमएलए बनने वाले हैं। आइए इस शेर के साथ मैं उन्हें दावत सुखन दूंगा और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट पर। शेर इस तरह है कि और दिक्कतें हैं, हम उस पर बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम उसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। और आज हम बताएंगे कि आपको मानखुर शिवाजी नगर असेंबली को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर जीत कर आती है तो आपको क्या यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके बीच कुछ दो चार बातें हैं जिसको क्लियर करना चाहता हूं। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, पहले उन्होंने अफवाह फैलाई कि मजलिस लड़ेगी नहीं, लेकिन मजलिस लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ रही है और आवाम का बहुत प्यार और मोहब्बत पा रही है। और इंशाअल्लाह आने वाली 20 तारीख को 6 नंबर के बटन पर यहाँ की जिंदा दिल आवाम, मेरी पर्दा नशी माँ बहनें और हर एक स्टूडेंट, टीचर, उलमा इकराम सब अपने घरों से निकलकर मजलिस के लिए पतंग के निशान पर 6 नंबर को बटन दबाकर इंशाअल्लाह मजलिस को कामयाब करेंगे। अब कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मजलिस इतनी ताकत से लड़ रही है, मजलिस के पास पैसे आए कहां से। अतीक एक गरीब कैंडिडेट था जिसको मजलिस ने टिकट दिया, वो लड़ कैसे रहा है। तो मुझ पर ये इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि मैं फला से पैसे ले रहा हूं, फला से पैसे ले रहा हूं। मेरा बैंक अकाउंट जो इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है, वो इलेक्शन कमीशन के पास 12 में पहुंचा रहा हूं और बता रहा हूं कि मेरे पास कितनी फंडिंग आ रही है और कितने पैसों में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आवाम की मोहब्बत, ये जिंदा दिल आवाम की मोहब्बत, ये गयूर मुसलमानों की और दलितों की मोहब्बत, ये गरीब आवाम की मोहब्बत जो अपने जेब के पैसे को खर्चा करके मुझे इलेक्शन लड़ा रही है,
जिसलिए मैं इस गरीब आवाम को अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम पेश करता हूं कि आप इस बार मुझे इलेक्शन में अगर असेंबली भेजते हैं तो असेंबली में जाने के बाद आप एक हुक्मरान, एक हाकिम या अपना मालिक नहीं चुनने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 20 तारीख के रोज़ जब अगर मुझे आप वोट देकर असेंबली भेजते हैं 23 तारीख के रोज़ अगर मैं जीत कर आता हूं तो ये बात फिक्स है कि आपने एक खादिम चुन लिया, 5 साल के लिए एक सर्वेंट चुन लिया, एक गुलाम चुन लिया जो खादिम बनकर सिर्फ पूरे 5 साल आपकी सेवा में लगा रहेगा। चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो सिर्फ आपकी खिदमत में पूरे 365 दिन 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा इंशाअल्लाह। तो मैं इस मंच से ये अनाउंस भी करूंगा कि इस बार आप अपना खादिम चुने, अपना हाकिम ना चुने। अब दूसरे इल्ज़ाम की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। मेरे पास एक फोटो आया था, अब मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं वो सच है या गलत है, किसी ने मेरे पास भेजा। वो एक सर्वे था जहां पर मजलिस 1 नंबर पर दिखाई जा रही है, मजलिस जीत रही है और मजलिस का वोट दूसरी अदर पार्टियां कट कर रही हैं। अगर आज आपने मजलिस को वोट नहीं किया तो ये फिरका परस्त ताकतें यहाँ से जीत कर आ सकती हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आने वाली 20 तारीख को 6 नंबर के बटन पर पतंग के निशान को जितना ज़्यादा हो सके एक तरफा वोट देकर भारी मतों के साथ कामयाब करें। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि मजलिस क्यों, एमआईएम क्यों। इसके 2 रीजन है एमआईएम क्यों। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप एमआईएम की बात करें तो एमआईएम एक इकलौती वाहिद पार्टी है जो दबे कुचले पिछड़ों और माइनॉरिटीज़ की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है। सड़क से लेकर संसद तक, रोड से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई में मजलिस हर गरीब, हर पिछड़े तबके के लोगों के साथ खड़ी है। अगर आप मॉब लिंचिंग की बात करें तो एमआईएम पार्टी, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारा गुरूर खड़ा है। हिजाब खींचने का मौका है तो हमारी मजलिस खड़ी है, वक्फ बोर्ड का मौका है तो मजलिस खड़ी है, शरीयत के ऊपर जब आंच आए मजलिस पूरी ताकत के साथ खड़ी है, जब नामुस रिसालत का मसला है मजलिस खड़ी है, जब हर जगह मजलिस खड़ी है तो वोट के लिए भी आज मजलिस खड़ी है, और जब हर लड़ाई पर मजलिस आपके साथ है तो इस इलेक्शन की लड़ाई में आप मजलिस का साथ देंगे इंशाअल्लाह। और मैं बात करूं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जो 40,000 बच्चों को फ्री तालीम देता है हर साल, इंशाअल्लाह 10 स्कूलें जो हैदराबाद के अंदर है, 11वीं शिवाजी नगर के अंदर खुलने जा रही है, जिसका वादा हमारे कायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने आपसे किया हुआ है। तो मजलिस गोवंडी में एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, मजलिस गोवंडी के अंदर आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, मजलिस गोवंडी के अंदर आपकी बका फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है। मजलिस एक खुद्दाम पार्टी है जो खादिम बनकर, उसके सारे खादिम जो हैं आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ मजलिस है वहाँ वहाँ लोग खुशहाल हैं, इसीलिए आपकी खुशहाली के लिए मजलिस गोवंडी में ज़रूरी है। एमआईएम गोवंडी, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक ये है, आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको पता है कि मैं राशन की दुकानों पर लड़ाइयाँ लड़ता था। मैंने 3 साल मुसलसल 180 दुकानों में लड़ाइयाँ लड़ी जहाँ पर 98,000 फैमिलीज के राशन कार्ड हैं। लोग कहते हैं कि मैंने वो लड़ाई लोगों को राशन दिलाने की लड़ी, लोग कहते हैं कि राशन चोरी होती थी उसकी लड़ाइयाँ मैंने लड़ी, लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ राशन दिलाने की नहीं थी, मेरी लड़ाई सिर्फ चोरी का राशन दिलाने की नहीं थी, मेरी लड़ाई यहाँ की माँ बहनों को इज्जत दिलाने की थी। राशन की दुकानों पर जिस तरह से कार्ड को फेंक दिया जाता था, जिस तरह से उन्हें जलील किया जाता था, उनकी इज्जत,
उनकी आबरू के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा कि राशन तो पूरा देना होगा, इज्जत से बात करनी होगी। गोवंडी, मानकुर, शिवाजी नगर असेंबली की हर माँ, हर बहन, मेरी हर औरत जो है वो मेरी माँ है, हर औरत मेरी बहन है। इसे इज्जत देना होगा और साथ साथ राशन देना होगा। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ मजलिस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग एमआईएम का काम कर रहे हैं, अपने जेबों से खर्च करके काम कर रहे हैं, उन्हें लोग देखते हैं रास्ते पर। जब हमारी पद यात्रा चलती है, जब हमारे साथ रैलियों में चलते हैं, तो लोग बोलते हैं ये देखो मजलिस का कैंडिडेट जा रहा है, ये देखो एमआईएम के लोग जा रहे हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ये बिना पैसे के आए हुए लोग हैं और ये लोग दिल और जान से मजलिस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी रैलियों में मैंने ये बात सुनी, एक वीडियो वायरल हुआ, एक लोकल मीडिया ने वीडियो वायरल किया कि आपको कितना पैसा मिलता है, 200 रुपया, 300 रुपया। ये इज्जत हमारी माँ बहनों की इन लोगों ने कर दी है। तो इस खोई हुई इज्जत के लिए आपको मजलिस को वोट करना है, ताकि मजलिस हर खोई हुई इज्जत को आपको वापस दिला सके। और मजलिस जरूरी क्यों है, उसके ऊपर मैं आपके साथ एक रोशनी डालकर गुजर जाना चाहता हूं। मुस्लिम लीडर, मुस्लिम उम्मीदवार, लोग यही सोचते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार चाहिए, लेकिन आपको समझना होगा मुस्लिम उम्मीदवार के साथ मुस्लिम क़यादत भी चाहिए, जो आपके मसलों को उठाए, दलित मसलों को उठाए, पिछड़े दबे कुचले तबके के लोगों के मसलों को उठाए, माइनॉरिटीज़ के मसले को उठाए। हम लोग वोट करके भेज देते हैं, हम लोगों को लगता है हमने किसी एक पावरफुल कैंडिडेट को वोट कर दिया, हमारा मुस्लिम एमएलए जीत कर आ गया। लेकिन उसके बाद आपको ये बात पता नहीं होती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, एक भारत के अंदर एक लॉ है, एक कानून है एंटी डिफेक्शन का। उस कानून के अंदर एक व्हिप करके एक चीज मानी जाती है। व्हिप का मतलब होता है चाकू, चाबुक। और वो चाबुक जो होता है किसी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर के हाथ में होता है, और पार्टी जो डिसाइड करती है वही उस लीडर को भी कहना पड़ता है। अगर पार्टी ने डिसाइड किया कि ट्रिपल तलाक का बिल प्रेजेंट किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, और हमें उसे सपोर्ट करना है, और व्हिप इस तरह से जारी हो गया कि ट्रिपल तलाक के बिल को आपको सपोर्ट करना है, तो आपका मुस्लिम लीडर व्हिप के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो व्हिप जो होता है वो एक पावरफुल चाबुक होता है। तो सिर्फ मुस्लिम लीडर जिताने की कोशिश ना करें आप लोग, मुस्लिम क़यादत लाने की कोशिश करें। अगर ट्रिपल तलाक का मसला हो या आपके शरीयत का मसला हो, अगर आप मुझे जिताकर भेजेंगे तो मुझे पीछे पलटकर किसी को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझसे पहले मेरे कायद बोलेंगे ये हमारा व्हिप है कि शरीयत के लिए तुझे विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोलना है, और इंशाल्लाह हम बोलेंगे। मैं गोवंडी के लोगों से क्या चाहता हूं, मैं गोवंडी में क्या करना चाहता हूं। मुझे मेरे गोवंडी के लोग मायूस पसंद नहीं लाते, मुझे मेरे गोवंडी के लोग मायूस अच्छे नहीं लगते। मैं चाहता हूं कि आप मजबूत रहें, आप पॉजिटिव रहें, पुरुमीद रहें, ऊंचे ख्वाब रखने वाले, वसी सोच रखने वाले बने। आपको छोटे छोटे कामों में उलझा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है, चाली, नाली, गटर, इससे ऊपर उठकर आप ये देखें कि हम नामूसे रिसालत का बिल प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आपके लिए बीबी फातिमा गर्ल्स खोलने की कोशिश करने जा रहे हैं। आपकी जो ये एसएमएस कंपनी आपको ठाटे मारते नजर आ रही है, धुआं जिससे आपके घरों में बीमारियां पहुंच रही है, हम चाहते हैं कि इस चिमनी को बंद करवा दिया जाए, सीमेंट फैक्ट्री को बंद करवा दिया जाए, यहाँ से शिफ्ट करवा के आप लोगों की स्वास्थ्य, आप लोगों की हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाए। आप लोगों के लिए फ्री एम्बुलेंस होना चाहिए जो 324 दिन 24 घंटे जो आपकी सेवा में उपलब्ध रहे। आपको यहाँ पर अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, आपको अस्पताल की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर सेफ्टी की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर कानून व्यवस्था की ज़रूरत है, जिसका हम आपसे अज़म लेते हैं कि अगर आपने हमें जिता कर दिया तो यहाँ का कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सुधर जाएगा, और जो गुंडागर्दी हो रही है सड़कों के ऊपर, इस गुंडागर्दी को बंद करने का काम हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। यहाँ पे बढ़ते हुए नशे को, हर दूसरा घर जूझ रहा है बढ़ते हुए नशे से, और यहाँ पर बढ़ते हुए नशे को हम चाहते हैं कि 60 दिन के अंदर इस नशे के ग्राफ को बिल्कुल नीचे लेकर आया जाए, ताकि यहाँ का नौजवान,
यहाँ की बूढ़ी माँ अपने नौजवान बच्चे के लिए रो रो कर बिलक बिलक कर उसके लिए दुआएं ना करे कि या अल्लाह मेरे बच्चे को नशे से बचा, और दुआएं इस तरह की करे कि मेरा बच्चा तरक्की करे, इस तरह की दुआएं करे कि जिस ओवैसी स्कूल में, जिस ओवैसी एक्सीलेंस स्कूल के अंदर मेरा बच्चा जा रहा है, अल्लाह इसे IAS ऑफिसर बना दे, IPS ऑफिसर बना दे, बड़े लेवल का वकील बना दे। इस तरह का काम हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। 23 तारीख के बाद इस मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर ओवैसी स्कूल का जो उद्घाटन होगा वो होगा, लेकिन इसी महीने दिसंबर के महीने ओवैसी IAS IPS वाली जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है इंशाल्लाह हम चालू कर देंगे, जहां पर यहाँ के लोगों को फ्री मुफ्त में IAS और IPS की कोचिंग देने का हम काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, अगर हम गोवंडी मानखुर्द को बदलना चाहते हैं तो हमें अपना रवैया बदलना होगा, और हमें हमारे इलाके को बदलने के लिए अपना रवैया बदलना होगा। अगर हमने अपने वोटिंग करने के तरीके को, वोटिंग के दौरान सोचने के रवैये को बदला, तो इंशाल्लाह मानकुर शिवाजी नगर असेंबली को आप बदलते खुद देखेंगे। जब तक आपका रवैया नहीं बदलेगा, मानकुर शिवाजी नगर गोवंडी ये बदलने से रहा। आपको ये देखना है कि मजलिस आपके बीच आ रही है, मजलिस इलेक्शन जीत रही है, पतंग जो है आसमानों में उड़ रही है, तो इसको और ऊंचाई पर उड़ाया जाए, और इंशाअल्लाह आपके बच्चों को यहाँ पढ़ा लिखा कर, स्वस्थ बनाकर, नशे से दूर कराकर उसे कहीं एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया जाए। ये सोच, इस विजन के साथ मैं आपके बीच में इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं MLA बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, मुझे कोई शौक नहीं है सिर्फ मैं भाषण करूं। हाँ, मुझे इस चीज़ का बहुत शौक है कि आप मुझे मौका दें तो मैं आपकी खिदमत करूं, और जब मेरे 5 साल गुजरे तो मैं गली गली, नगर नगर भटक कर आपसे वोट ना मांगूं, मैं अपने घर पर आराम से बैठा हूं, और आप लोग कहें कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, इंशाल्लाह दोबारा इसी बच्चे को हम वोट करेंगे। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि आप लोगों की जो मैं खिदमत करना चाहता हूं उस पर मैं पूरा उतरूं, क्योंकि मैं आपसे तो वादा कर दिया, आपसे जो वादा किया वो अल्लाह के यहाँ पर भी वादा हो चुका है। मैं चाहता हूं कि अपने वादे पर पूरा उतरूं, क्योंकि आवाम तो मुझे माफ़ कर देगी लेकिन मेरा रब कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा, और मैं आपकी अदालत से कम डरता हूं, मेरे रब की अदालत से ज़्यादा डरता हूं। इसीलिए आप जो है मुझ पर भरोसा करें, इंशाअल्लाह मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। और बस 2 मिनट आपका और लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि आप MIM पार्टी को पतंग के निशान पर 6 नंबर के बटन पर 20 नवंबर के दिन सुबह 7 बजे वजू करके दरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचें, और बिस्मिल्लाह पढ़कर पतंग के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि उसमें अल्लाह बरकत अता करे और हम सब कामयाब हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। जय भीम, जय भीम। ये थे हमारे इलाके के होने वाले MLA साहब। आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं, और एक बात मैं आपको बताता चलूं, मंडाला की एक बहुत ही मशहूर अजीम शख्सियत शेख महबूब साहब, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने अतीक सर का जोश, वलवला और ये तमाम चीज़ें देखकर अतीक सर के समर्थन में साथ दिया। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से शेख महबूब साहब का इस्तकबाल करें। आइए, मैं चाहता हूँ आए चंद अल्फाज से सामाईन को नवाजे, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मैंने सोचा, क्योंकि मजलिस हमारी पार्टी है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैंने MIM से इलेक्शन लड़ा है और दूसरे नंबर पे मैं रहा। बहुत लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है। हमें हमेशा हम ये चाहते थे, गवंडी की आवाम ये चाहती थी कि MLA इलेक्शन में भी MIM लड़े। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि MIM यहाँ से नहीं लड़ी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह MIM यहाँ पर गवंडी में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। तो मैंने सोचा कि अब ये वक्त है कि बटा ना जाए, बल्कि सब साथ में मिलकर
यहाँ से पतंग उड़ाई जाए, क्योंकि एमआईएम ही वो पार्टी है जो हमारे हक में हर बार लड़ती है। अकबर साहब, असद साहब, ये हमारी जान है, तो हमें इनको अपने कायदात को मजबूत करते हुए इनका साथ देना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब ताकत के साथ 20 तारीख को एमआईएम को वोटिंग कराएंगे। जब मैं इलेक्शन के प्रचार के लिए घूम रहा था तो मैंने देखा लोगों में, हर गली के अंदर लोग अंदर ही अंदर ये चाहते थे कि एमआईएम को वोट किया जाए। लोग खुल के बोल नहीं पाते, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। 15 साल हमने सबको उनको दे चुके हैं, और इस बार हमें चाहिए कि हम एमआईएम को जिताएं। अभी इलेक्शन जब 20 तारीख को होगा तो लोग बोलेंगे कि लहर इसकी चल रही है तो उसको वोट करो, उसकी हवा चल रही है तो उसको वोट करो। तो देखो, लहरों के साथ जो बहते हैं वो कचरे होते हैं। हम कचरा नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम वो चट्टान है जो समंदर के अंदर लहरों को भी चीर सकते हैं। तो हमें यही चाहिए कि चट्टान बन जाए और ये लहर को छोड़े, हम खुद समंदर बनकर सब निकले और भरपूर एमआईएम को वोट करें। इंशाअल्लाह यहाँ से एमआईएम ही जीत के आ रही है और कोई यहाँ से जीत के नहीं आने वाला है। अगर गवंडी जैसे इलाके में एमआईएम नहीं जीतेगी तो किस इलाके में जीतेगी? यह हमारा इलाका है, यहाँ पर अगर कोई परचम लहर सकता है तो वो यही वाला परचम लहर सकता है जो हमारा हरा परचम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम है। ये सब सोचकर मैंने ये फैसला किया कि मैं खुलकर एमआईएम का साथ दूंगा, और आप सबसे भी यही उम्मीद है कि आप भी खुलकर एमआईएम का साथ दें। क्या उम्मीद करता हूँ आप सब हमारे साथ में खड़े हैं। और मैं 15 मिनट बोलना चाहता था, 15 मिनट मैं बोलना चाहता था, लेकिन वक्त का तकाजा है, इसलिए मैं इतना ही अपने दिल की बात आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे साथ में हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बदलाव जरूरी है। चलिए, अब इंतजार हमारा खत्म हुआ। आइए हम और आप मिलकर ऐसी अजीम शख्सियत का इस्तकबाल करें। फहम आज़मी साहब की 4 मिसरे से मैं उन्हें दावत कलाम देना चाहूँगा। तो शख्सियत का नाम अहमद बलाला साहब है। आइए हम और आप मिलकर तालियों से उनका इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, क़ायद मुक़न्ना तेलंगाना असम्बली और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अतीक़ अहमद ख़ान साहब, मुहिब्बान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दोस्तों, नौजवान साथियों और इज़्ज़तदार मेरी माँ बहनों, कि आप जैसा जानते हैं कि 20 तारीख के रोज़ इलेक्शन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में एक बेहतरीन उम्मीदवार को लेकर आपकी खिदमत जो कर सकता है, यहाँ पर जो काम करना चाहिए, यहाँ की जो लानत है ड्रग्स की, उस लानत को कोई ख़त्म कर सकता है। यहाँ पर एसएमएस कंपनी के धुएं को जो ख़त्म कर सकता है, यहाँ पर गार्बेज पर जो कचरा पड़ता है उसको जो ख़त्म कर सकता है, यहाँ पर पानी की जो तकलीफ़ है उसको ख़त्म कर सकता है, ऐसे उम्मीदवार को के हक़ के लिए लड़े, ऐसे उम्मीदवार आपके दरमियान में लाया है जो तालीमी मैदान में एक काबिल है, पढ़ा लिखा है और लोगों में भी की जुस्तजू रखता है। सब चीज़ों खुदा न खास्ता हमारे मसाइल या हमारे मिली मसाइल या शरई मसाइल या जो भी मसाइल है, हमारे मसाइल की अगर से कोई सही तर्जुमानी कर सकता है तो क्या शिवसेना कर सकती है, क्या कांग्रेस कर सकती है, क्या समाजवादी कर सकती है, क्या बीजेपी कर सकती है,
क्या राष्ट्रवादी कर सकती है? कोई हमारे लिए नहीं ठहरेगा। हमारे पास हर कोई आएगा तो सिर्फ अपने वोट के लिए, अपने इख्तिदार के लिए, आपके हक के लिए और आपकी खिदमत के लिए अगर कोई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये बात याद रखिए, आप ये बात याद रखिए। अगर आज गोवंडी, मांगखुड़, शिवाजी नगर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार अगर से आप नहीं जिताए तो आप बदलाव नहीं लाएंगे अपनी जिंदगियों के अंदर। यहाँ पर बदलाव जरूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब होगी तो आपके जिंदगियों में बदलाव आएगा। रोजगार के लिए हर महाज के ऊपर काम करेंगे। तालीमी मैदान के अंदर नौजवानों को तालीम, बच्चों को तालीम के लिए काम करेंगे। हिजाब के ऊपर, जो बच्चों के ऊपर हिजाब का मसला आ रहा उसके ऊपर काम किया जाएगा। नामूस-ए रिसालत के ऊपर जो आए दिन उंगलियां उठती है उसके लिए कोई डट के ठहरता है तो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी। इस बात को याद रखिए। वक्फ का बिल आया, एनआरसी का बिल आया, आप लोग गवाह है। आप लोग गवाह है। जिस वक्त सीए एनआरसी का बिल आया किसी ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। सिर्फ एक ही खायद था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिन्होंने फाड़ कर उनके मुंह पर बिल फेंका। क्या आप लोग इस बात के गवाह नहीं है? वक्फ बिल आता है तो ऐवान पार्लियामेंट के अंदर कौन आपके लिए लड़ता है वहां पर? क्या आप लोग इस बात के शायद नहीं है? तो आज जब वो यहां पर अपने नुमाइंदे को उतार कर इलेक्शन लड़ता है तो आपका फरीजा नहीं है कि उसको जिताकर उनकी ताकत बढ़ाएं? अरे भाई, आप कब तक अपने मसाइल के अंदर, कब तक बकरियों के तरह एक के पीछे जाते रहेंगे? आज बदलाव की जरूरत है। आपकी जमात है, अपनी जमात को मजबूत कीजिए। ये जमात हैदराबाद से निकलकर यहाँ आई है और ना सिर्फ यहाँ पर मजबूत कीजिए बल्कि दुआ करिए कि हिंदुस्तान के हर चप्पे में अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी अता करे। आप इस चीज को, अपनी जमात को, अपने इत्तेहाद को, आज बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से अलग अलग शोबों में आकर हमारे में तफरीका डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इत्तेहाद और मुत्तहिद से रहेंगे तो कोई हमारे सामने ठहर नहीं सकता, हमारे खिलाफ कोई आ नहीं सकता। इस तमाम चीजों को देखते हुए 20 तारीख को निकलकर अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान, पतंग के निशान पर वोट देकर कामयाब करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आइए अब ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। नौजवान दिलों की धड़कन, शेर हिंदुस्तान, हबीब मिल्लत, आली जनाब अकबरुद्दीन साहब को इन चार मिसरों से पहाड़ अज़्म का, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा हाफिज एजाज अहमद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अतीक अहमद खान साहब, मेरे साथी रुकने असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, हाजी अब्दुल हमीद साहब, फैसल साहब, तफसीर साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अतीक अहमद खान साहब के हक़ में दस्तबरदार होने वाले
शेख महबूब साहब, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दानशीन माँ और बहनों, इंतखाबात और इंतखाबी सरगर्मियां अपनी आखिरी मराहल में है। कल का एक दिन और परसों 5 बजे इंतखाबी सरगर्मियां अपने अख्ताम पर आएंगी और महाराष्ट्र की आवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और इस इंतखाब में कामयाब होने वाले अपने हलके के नुमाइंदे बनकर अपने हलके की आवाम के मसाइल की नुमाइंदगी करेंगे। और आपने भी इंतखाबी सरगर्मियों के आगाज से लेकर आज तक बहुत सारे कायदीन के तकारीरों को सुना, उनके ऐलानात को सुना, उनके तयख्खुनात को सुना, उनके वादों को सुना। आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन के तकारीर को भी सुना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने आपके सामने जो रखना था खुल कर रखा और ये बात भी एक हकीकत है कि 15 साल पहले भी इस इलाके में ऐसा ही धुआं था जो आज है। 15 साल पहले भी ऐसी ही बदबू थी जैसी आज है। 15 साल से मसाइब व मुश्किलात को झेलते हुए आप हर वक्त इस उम्मीद को मरने नहीं देते, इस तवक्को को मरने नहीं देते कि हमारी बस्तियों में भी खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, इस धुएं से आज़ादी मिलेगी, इस बदबू से आज़ादी मिलेगी, साफ शफाफ पानी पीने को मिलेगा और अच्छे टॉयलेट्स मिलेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे और इर्रेगुलर जो बिल्डिंग है उनको रेगुलराइज किया जाएगा और हमारी बस्तियां भी तरक्की करेंगी और हमारी जिंदगियों में भी खुशहाली आएगी। तो सवाल ये है कि क्या आपकी उम्मीद, आपकी तवक्को पर 15 साल से जो आपके दरमियान में है, क्या उन्होंने इन धुओं को कम करने की कोई कोशिश की, इस पोल्यूशन का खात्मा करने की कोई मंसूबाबंदी की? कचरा जो बरसा बरस से फेंका जा रहा है, इस कचरे के लिए कोई मंसूबा बनाया, कोई प्रोग्राम बनाया? इस कचरे को कम करने का कोई मंसूबा नहीं। इस कचरे के जरिए भी कुछ काम किया जा सकता था, क्या उसका काम के लिए कोई प्लानिंग की? क्या स्कूल और कॉलेजेस के लिए कुछ किया? तो सवाल ये है कि आज आपकी इतनी बड़ी तादाद में हमारे जलसों में शिरकत करना,
हमारे सवालात का जवाब देना इस बात की दलील है कि आप 15 साल की कारकर्दगी से, खिदमत से मुतमईन नहीं हैं और आप की शमूलियत चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि इस मर्तबा आप तब्दीली चाहते हैं, आप बदलाव चाहते हैं, आप इस धुएं का खात्मा चाहते हैं, आप इस पॉल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, आप अपनी बस्तियों में खुशहाली लाना चाहते हैं, आप अपने नौजवानों को ड्रग्स की लानत से बचाना चाहते हैं, ड्रग्स को खत्म करना चाहते हैं, मदरसों और स्कूलों को अच्छा करना चाहते हैं, बीमारों के इलाज के लिए दवाखानों को बेहतर करना चाहते हैं, अपने चलने फिरने के लिए रोड्स को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी इमारतें जो एक गरीब अपनी जिंदगी भर की मेहनत कमाई में से बचा बचा कर एक झोपड़ी, एक आशियाना जो बना लेता है, उस आशियाने को वो रेगुलराइज कराना चाहता है। आप क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं। और हम अगर आए हैं तो किस लिए आए हैं? तब्दीली के जरिए एक काबिल, पढ़ा लिखा, आपका मुकामी शख्स को उम्मीदवार बनाया। और आपको यह भी बताऊं, 50% बच्चे गोवंडी में स्टंटेड हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, मतलब उनको ग़िज़ा तक नहीं मिल रही है। हद तो ये हो गई कि रहने को घर नहीं, सांस लेने के लिए ताजी हवा नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, और जब जरूरत के लिए जाना चाहता हूं तो जरूरत के लिए टॉयलेट्स भी दस्तयाब नहीं। इससे बदतर हालात क्या हो सकते हैं? इतने बदतरीन हालात में मैं एक नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों सलाम करता हूं आपके सब्र को, आपके जज्बे को, कि इतने मसाइल फिर भी आप हैं। यहां गोवंडी में रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया और कहा कि यहां पर एक इंसान 40 बरस भी जिंदा नहीं रह सकता। अब आपके उम्मीदवार, आपके एमएलए साहब 70 बरस के हैं। काश के 15 बरस मुसलसिल आते तो रिसर्चर्स के सामने हम इनके लंग्स को भी रख देते और बताते कि जरा देखो इनके लंग्स का क्या हाल है। 70 बरस की उम्र तक पहुंचना, यहां रहने वाला 40 बरस भी जिंदा नहीं रह सकता। फेफड़े खराब हो जाते हैं पोल्यूशन से, धुएं से, की गंदी फिजा से, बदबू से। लेकिन कोलाबा से आने वाला 70 बरस जीता है। अब इनको अब हमारे ऊपर मुसल्लत ना कर। सही है ना? सही है ना? हम तब्दीली चाहिए। अब एक तरफ ये है तो एक और एक आए हैं पड़ोस से, और एक आए हैं पड़ोस से, घड़ी का निशान लेकर आए हैं। खुद तो तीसरी बात क्या कहेंगे? नहीं, तकसीम नहीं होना। और अगर 1, 2, 3 में बटेंगे तो वो जीत जाएंगे। समझ में नहीं आता भाई मुझे
इस इलेक्शन में बटेंगे कटेंगे बहुत चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन बांट रहा है, कौन बट रहा है, कौन काट रहा है, कौन कट रहा है, ये नहीं बोलते। अरे मेरे भाई, अगर किसी के दिल में, किसी के जहन में अगर ये सवाल है कि अगर तकसीम होगी तो कोई और आ जाएगा, तो उन सबसे कह रहा हूं, तकसीम न करें, पतंग के निशान पर बटन दबाएं, मजलिस को कामयाब करें और अपने उम्मीदवार को भेज दें। एक नहीं, दो नहीं, तीन मर्तबा आपने मौका दिया ना, दिया ना। वीडियो चलाए, 10 साल पहले अकबर साहब ऐसा बोले, देखो बोल रहे हैं। हां, 10 साल पहले जो बोला वो जब सही था, अब जो कह रहा हूं आज के हिसाब से ये सही है। जब तुम बाल ठाकरे से लड़ते थे, जब तुम शिवसेना से लड़ते थे, जब तुम मुंबई के फिसादात में आगे बढ़ते थे, जब तुम हमारे साथी बनते थे, लेकिन अफसोस कि आज तुम जिस बाल ठाकरे से जब लड़े थे, आज उसी बाल ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर खड़े हो। यही शिकवा है, यही शिकायत है। वो शिवसेना जिसने मुंबई के पुरअमन फिजाओं में नफरत की दीवारें खड़ी की और 1992 और 93 के फिसादात में इज्जतों को, इस्मतों को लूटा, आबरुओं को लूटा, आशियानों को खाक की ढेर बना दिया, बच्चों को ताड़ा और पोटा के नाम पे जेल में डाला। 900 हिंदुस्तानी, करीब 900 हिंदुस्तानी मरे थे 92 और 93 के फिसादात में। क्या बात गलत है मेरी? क्या श्री कृष्णा की रिपोर्ट में यह बात नहीं आई कि डायरेक्ट मुलव्वस थी? और आज आप उसी सेना से मिले हुए हैं, उसी ठाकरे के साथ हैं, और फिर कहते हैं मजलिस ऐसी, मजलिस वैसी। अरे मेरे भाई, याद रखो, जिस बेबाकी के साथ खुलकर आपकी तर्जुमानी मजलिस में हो सकती है ना, ऐसे खुलकर आपकी तर्जुमानी, आपके मसाइल को उठाना किसी भी जमात में नहीं होता। समाजवादी है तो नेताजी की इजाजत जरूरी है, अगर एनसीपी है तो पवार की इजाजत जरूरी है, अगर सेना है तो ठाकरे की इजाजत जरूरी है, अगर कांग्रेस है तो गांधी की इजाजत की जरूरी है, अगर मजलिस है तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। खुल के बोल सकते हैं, बेटोक बोल सकते हैं। यही फर्क है। खुदारा समझो, समझो मेरे भाई, आज हिंदुस्तान में हर किसी की आवाज है। रेड्डी की आवाज है, राव की आवाज है, वेलमा की आवाज है, कापू की आवाज है, कम्मा की आवाज है, लिंगयात की आवाज है, यादवों की आवाज है। यहां पर हर किसी की आवाज है। वीर सावरकर की आवाज है तो गोलवारकर की आइडियोलॉजी और सोच की आवाज है, तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच की आवाज है, तो कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म और जो कम्युनिस्ट होते हैं उनकी आवाज है। अरे इस सियासी शोरगुल में अगर किसी की आवाज नहीं तो आपकी और मेरी, हमारी आवाज नहीं। जब तक
हमारी आवाज नहीं, हमारा इत्तेहाद नहीं, जब तक हमारी मरकजियत नहीं, हमारे नुमाइंदे ऐवानों में नहीं, जब तक हमारे मसाइल पे कोई मुतवज्जो नहीं होता मेरे भाई। आज आप देखो, मैं 6 वक्त का एमएलए हूं, 6 वक्त, मगर आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अब मेरी उम्र 52 साल है, 52 है, 70 से पहले मैं भी छोड़ दूंगा भाई। मैं 70 में आया, चलना नहीं आ रहा, ठसके ले रहा हूं, हौले शौले बातें कर रहा हूं, उस नौबत तक नहीं आऊंगा, मैं हट जाऊंगा और एक काबिल, जोशमंद, होशमंद, संजीदा, मिल्लत का दर्द रखने वाले नौजवान को अपने कुर्सी पे बिठाकर मिल्लत की भागोदौड़ उसके हाथ पे देकर जाऊंगा। ये है, ये सोच होनी चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए। हर एक को जाना है, लेकिन जाने से पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि महफूज हाथों की तलाश, नेक और इखलास से भरे जज्बे की तलाश, नेक नियती शख्स की तलाश, सबको साथ लेके चलने वाले की तलाश, दरगुजर कर कर चलने वाले की तलाश, गरीब के दर्द को अपना दर्द समझने वाले की तलाश और गरीबों के लिए जीने व मरने का जज्बा रखने वाले की तलाश, ये रहती है। लेकिन आज इख्तिदार का इतना हवस, इतनी ख्वाहिश के पैर खबरों में है, उम्र ऐसी जगह पर पहुंच गई कि ना मालूम कि कब अल्लाह से बुलावा आ जाए, लेकिन मरते मरते भी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, मरते मरते भी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। हार और जीत अल्लाह के हाथ है। पूरे इखलास से काम करो, मैं अपने उम्मीदवार से कहूंगा, पूरे खुलूस से काम करो, पूरी दियानतदारी से काम करो, पूरी ईमानदारी से काम करो, इन गरीबों के दुख को समझो। लोगों ने इन गरीबों को हसीन ख्वाब दिखाए, हथेली में जन्नत दिखाए। अरे ये लोग आसमान के तारे नहीं चाहते, इस सरजमीन शिवाजी नगर को जन्नत बनाना नहीं चाहते। ये लोग क्या चाहते हैं? इस गंदी बो से छुटकारा, ड्रग्स से छुटकारा, अच्छा पानी, अच्छे स्कूल, अच्छा मदरसा, अच्छे दवाखाने, बच्चों को खेलने कूदने के मौके और तालीम याफ्ता होने के बाद में उनको अच्छी नौकरियां। यही काम करो। मंजलिस हुकूमत से लड़ती है जरूर। अरे ये है ना, ये पूरे, मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस में समाजवादी सब हैं, एमएलएस भी हैं। अरे आज तेलंगाना असेंबली में मंजलिस के 7 एमएलएस हैं। हमारा बजट क्या है मालूम आपको? माइनॉरिटीज का 3003 करोड़। मैं जब पहले एमएलए बना, जब 5 करोड़ था, 6 करोड़ था, जब फ्लोर लीडर बना आंध्र प्रदेश असेंबली में, जब तेलंगाना नहीं बना था, आंध्रा टूटा नहीं था, एक था। तो जब 26 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट आया, कितना? 26 करोड़ 2004 में, तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो 26 करोड़ मुसलमानों के लिए लाने में मैं कामयाब हुआ, माइनॉरिटीज के लिए मैं बहुत खुश हुआ, आपको मालूम। और उसके बाद लड़ता रहा। मैं कहना चाहता हूं हमारे उम्मीदवार को, हमारे पास प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी,
2004 में 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और प्रोफेशनल कोर्स की, 50, 100, 200। मैं असेंबली में ठहर कर लड़ने के बाद में सैचुरेशन तक, सैचुरेशन मतलब जितने भी दरखास्तें आएंगी उन सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, प्रोफेशनल स्कॉलरशिप भी। जितनी एससी को, एसटी को, बीसी को, उतनी ही स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को हमारे रियासत में। और आज मालूम आपको, आज आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना बन गया, मगर जो हमारी लड़ाई थी ना, हमारा डर, हमारा खौफ इतना है कि आंध्रा में मालूम है कि अगर अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी तो मंजलिस है, अकबर ओवैसी है, ये लोग आ जाएंगे और गड़बड़ करेंगे। इसलिए आपको सुनकर हैरत होगी कि आंध्रा में माइनॉरिटीज का बजट कितना है मालूम? 3 दिन पहले वहां का बजट सेशन हुआ। आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटीज का बजट 4004 करोड़, तेलंगाना में 3003 करोड़, दोनों को मिला लो तो 7000 करोड़। और महाराष्ट्र में 1,44,00,000 मुसलमान हैं और यहां का बजट 900 चिल्लर, ऐलान हुआ 300 चिल्लर जारी हुए। तो हमारे 70 बरस के एमएलए साहब क्या कर रहे थे भाई? इतना तजुर्बा है ना। हमारे पास बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिली मालूम? 10 साल में 28 लाख मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। डॉक्टर बनना है, नीट निकाल लो, काउंसलिंग में चले जाओ, अलॉटमेंट लेटर लेके चले जाओ, हुकूमत फीस भेजती है, 5 बरस तक डॉक्टर बन के निकल जाते हैं। इंजीनियर बनना है तो वही, एमबीए बनना है तो वही, एमसीए बनना है तो वही, सबके लिए है। क्या यहां है? हमारे पास और एक है, मालूम आपको? अगर आप बीकॉम कर लिए, अब आप बीई कर लिए, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आप एप्लीकेशन डालिए, वहां आपका सिलेक्शन हो गया, अलॉटमेंट का लेटर आ गया, आप वहां का आइल्स और सैट का एग्जाम क्लियर कर लो, अलॉटमेंट लेटर ले लो और आपका 70%, 80% है तो हर साल 200 मुसलमान बच्चों को हमारी तेलंगाना की हुकूमत 20 लाख रुपए देती है। प्लेन का टिकट, हॉस्टल का फीस, जाओ अमेरिका में पढ़ो, लंदन में पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ो। 3000 बच्चे अब तक चले गए। क्या यहां पर ऐसा है? कुछ है? तो आज अगर यह तीख आ जाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी आगोश में रखकर इसको तरबियत देगा और इसको सिखाएगा कि कैसे अपने हक को हासिल कर सकते हैं। यही है, यही हम चाहते हैं। मेरे भाई, समझो इन बातों को। जबानी जमा खर्च, अभी जैसे मैं माफी चाहता हूं हमारे भाई जो मुझसे पहले मेरे नाम का ऐलान कर रहे थे, माफ करना मेरे भाई, मैंने आपको कुछ अशार पढ़ने से रोका। क्यों रोका? मैं बोलूं? गोवंडी की आवाम 15 बरस से 2 चीजों से बेजार हो गई है, एक मुशायरों से और दूसरा खस्मों से।
सही है ना? बात करे कि अशार 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 अशार, उसके बाद कसम है खुदा की, कसम है खुदा की, कसम है खुदा। इसलिए भाई मजलिस को मुशायरा करना नहीं आता, झूठे खस्मे खाना नहीं आता, हम सिर्फ काम करेंगे और दियानतदारी के साथ आपके दरमियान में रहेंगे। इसलिए मैंने नहीं बोला, माफ करना भाई, कुछ ख्याल ना करें। अरे भाई अपने मसाइल को देखो, खुदा के लिए समझो। आज ये मुल्क कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, एक मरकज़ सियासी पे जमा नहीं होंगे, तो फिर हमारी दास्तान भी नहीं रहेगी। याद रख लो, आज पूरे तैयारी के साथ, सरो सामानी के साथ आज आ रहे हैं लोग, हमको कमजोर करने के मंसूबों को लेके, इरादों को लेकर, साजिशों को लेकर। खुदारा समझो वो लोग जो कभी नारा देते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज बताओ इनके पास न सबका साथ रहा, न सबका विश्वास रहा, न सबके विकास की इनके पास कोई प्रोग्राम है, कोई मंसूबे हैं। आज बात करते हैं तो क्या? लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन, हिजाब बैन, अज़ां बैन, नमाज बैन, यूसीसी, वक्फ एक्ट। अरे भाई याद रखो, कोई हमारा नहीं है। अरे यहां बुजुर्ग बैठे हैं, जानते होंगे कि इंदिरा गांधी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कानून लाए थे, और उन कानून की वजह से सबसे ज्यादा महरूम होने वाले कोई और नहीं, मुसलमान थे। कौन सा कानून? जागीर एबॉलिशन एक्ट, इनाम एबॉलिशन एक्ट, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट। इनाम, जागीर एबॉलिशन, एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट, अर्बन सीलिंग एक्ट। ये एक्ट क्यों लाया गया था? क्यों लाया गया था? कि बड़े बड़े जमींदारों से जमीन ले लो और गरीब को तकसीम करो। सबसे ज्यादा आपको सुन के हैरत होगी कि हैदराबाद में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 11.5 लाख एकड़ मुसलमानों की इनाम और जागीर एबॉलिशन में गई, अर्बन लैंड सीलिंग और एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग में गई थी। क्या सही नहीं है मेरी बात? सही है या नहीं? बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े इनामदार थे, बड़े बड़े जागीरदार थे, जमीन चले गई और अपने जमीन को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कलकत्ता चला गया और आज तबाह बर्बाद हुए। बची कुची जमीन वक्फ की थी, तो अब वक्फ की जमीन को हड़पने का काम शुरू हो गया। वक्फ बाय यूजर मतलब ये नमाज हो रही है तो मुस्लिम वक्फ, पूजा हो रही है तो हिंदू एंडोमेंट, ये वक्फ बाय यूजर है। तो वक्फ बाय यूजर को निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि कागजात लाओ, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लाओ। कई मसाजिदों में, कई दरगाहों में, कई खानखाहों में कागज नहीं है मगर बरसा बरस से है, तो क्या वो सब छीन लेंगे? मगर इनका मंसूबा है छीनना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, शरीयत का खात्मा। अरे मेरे भाई आप गौर करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म सोच की जरूरत है,
यूनिफॉर्म समझ की जरूरत है, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट की जरूरत है, यूनिफॉर्म जस्टिस की जरूरत है, यूनिफॉर्म इंसाफ की जरूरत है। सही है या नहीं? एंडोमेंट के लिए अलग कानून, वक्फ के लिए अलग कानून, तो यूनिफॉर्मिटी कहां रही मेरे भाई बताओ? फिर ट्राइबल के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो नहीं आएंगे। आप गौर करो क्या है, आज हजारों बच्चे, मुस्लिम बच्चे जेलों में कैद हैं, सजा भुगत रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। खुदारा समझो, अरे मंजलिस पे इल्जाम लगाते हो, सीए एनआरसी हुआ तो सबसे पहले किसने आवाज उठाई? यूएपीए का हुआ पार्लियामेंट में तो सबसे पहले किसने आवाज उठाई? मंजलिस ने आवाज उठाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई तो किसने आवाज उठाई? मंजलिस ने उठाई। अब आज वक्फ का कानून आ रहा है तो कौन आवाज उठा रहा है? चलो ये छोड़ दो, बुलडोजर की सियासत और बुलडोजर के जरिए इंसाफ करने की ये जो पहल की, कोशिश की, बुलडोजरों को ले जाकर मध्य प्रदेश में घर गिरा दिए, बुलडोजर्स को ले जाकर दिल्ली में मस्जिद को शहीद कर दिए, बुलडोजर को ले जाकर यूपी के कई शहरों में, गांवों में मदरसों को और घरों को गिरा दिए। उस पे आवाज कौन उठाए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाए और क्या बोले कि अगर कोई मुजरिम है, गुनहगार है, खताकार है तो उसको सजा देने का हक हुकूमत को नहीं है, सजा देने का हक अदालत को है, जज को है, कानून को है। सही है ना? वो चीफ मिनिस्टर है तो कानून अपने हाथ में ले लेंगे, वो हुक्मरान है तो कानून अपने हाथ में ले लेंगे। मैं एमएलए हूं तो कानून अपने हाथ में ले लूं? नहीं, नहीं ले सकते। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 3 दिन पहले कि हुकूमतों को, लीडरों को और दूसरों को कोई हक नहीं है बुलडोजर ले जाकर घर गिराने का। अगर गिराना है तो नोटिस दो, जवाब दो, वीडियोग्राफी करो, मुकदमे को अदालत में लाओ और अदालत का काम कोई और नहीं करेगा, अदालत करेगी। वही बात जो मजलिस ने कही वो अदालत ने कहा। तो क्या यह सही नहीं है? अरे आप गौर करो मेरे भाई, खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो, वक्त और हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं नौजवानों के जज्बे की कदर करता हूं, आपके जुनून की कदर करता हूं, आपकी चाहत की कदर करता हूं, आपकी मांग की भी कदर करता हूं, लेकिन याद रखो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी कौम को मुत्तहिद करने के लिए निकला है। मैं तुम्हारा खिलौना बनने तैयार हूं, लेकिन दूसरों का हथियार बनने तैयार नहीं हूं। मैं अपनी मुंतशिर कौम को मुत्तहिद करने निकला हूं, मेरी दुश्मन कौम को मुत्तहिद करने के लिए नहीं निकला हूं। समझो मेरी बात को। जज्बाती तकरीर करना और जज्बाती बातें करना, अल्फाज में बहा देना, ये बहुत छोटा काम है। मैं तो माहिर हूं और दुनिया जानती है अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो मेरी आतिशनुमाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं किसी से डरने व घबराने वाले का नाम अकबर ओवैसी नहीं है। अकबर ओवैसी पे 3 गोलियां 70 मरतबा चाकू, तलवार, कुड़ाड़ियों से मारा गया, लेकिन फिर भी क्या ये आवाज में, इस गर्ज में कोई कमी है?
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, पांच पांच मर्तबा 40-40 दिन तक जेल में रहा, लेकिन टूटा नहीं, कमजोर नहीं हुआ। सोने को बिस्तर नहीं देते थे, लेकिन फिर भी अच्छा था। खाना नहीं दिए। अरे जब जेल में गया तो जेलर ने कहा, अकबर साहब हाउ आर यू? मैंने कहा आई एम परफेक्ट एंड फाइन। और उसके बाद जब जेल में गया तो एक चादर, एक तकिया दे दिए। रात भर जगाए थे, नींद आ रही थी, बिछाया जमीन पे, तकिया लिया, सो गया, मस्त सो गया। शाम तक सोता रहा। जेलर पूरे आ गए, आके ठहर के बोले, आर यू ओके? आप अच्छे हैं? मैंने कहा हाँ अच्छा हूं। वैसी साहब, पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, आप जेल में हैं और इतनी इत्मीनान से सो रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई, नींद के मामले में भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुम कांटों पे सुलाओ, सो जाऊंगा, तुम बिस्तर पे सुलाओ, सो जाऊंगा, लेकिन अपनी कौम को कभी कांटों पे सोने नहीं दूंगा, अपनी कौम को किसी से दबने नहीं दूंगा, अपनी कौम को किसी से घबराने नहीं दूंगा। आज हम अपनी तकरीर के जरिए अपने दर्द को बयान करते हैं, अपने कर्ब को बयान करते हैं, अपने दर्द को आपके जरिए हम इख्तिदार पे बैठे वालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अपनी नाइंसाफी को बयान कर रहे हैं। हम इंतखाबात के जरिए जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, और जमहूरियत को मजबूत करेंगे दायरे दस्तूर में रहकर काम करेंगे, इसलिए कि ये मुल्क हिंदू का भी है, ये मुल्क मुसलमान का भी है, ये मुल्क ईसाई का भी है, ये मुल्क पारसी का भी है, ये मुल्क दलित का भी है, ये मुल्क बैकवर्ड क्लास का भी है, ये मुल्क उसका भी है जो भगवान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता। मैं अपनी तकरीर के जरिए अपने दर्द को बांट रहा हूं, तो उसके साथ ही साथ इस मन से अपील करता हूं हिंदुओं को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास को, मराठों को, क्षत्रिया को, राजपूतों को, सबको अपील करता हूं इन मुसलमानों के साथ कि आप खुदा के लिए नफरतों की बात करने वालों के बातों में ना आओ, इस मुल्क को कमजोर होने न दो। हम सब एक हैं, और जब तक हम एक हैं तो हम ताकतवर हैं, और कोई माने या ना माने, मगर मेरी नजरें, मेरी आंखें देख रही हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ओबीसी मिलकर इस मुल्क को बहुत जल्द सुपर पावर बनाएगा, अमेरिका से ज्यादा ताकतवर, चाइना से ज्यादा ताकतवर बनाएगा। देखो देखने वालों देख लो, देखो देखने वालों देख लो, सुनने वालों सुन लो कि मुसलमान इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है, मुसलमान अपने हिंदुस्तानी हिंदू से कितनी मोहब्बत करता है, ईसाई से कितनी मोहब्बत करता है, सिख से कितनी मोहब्बत करता है। कि हिंदुस्तान के सुपर पावर की मैंने बात की तो ये लोग नारे लगाने लगे। हिंदुस्तान के आज के वजीर आजम और गुजरात के कल के चाय वाले
इस मुल्क को बांटो नहीं, इस मुल्क को कमजोर न करो, इस मुल्क के लोगों को एक आंख से देखो, मजहब के चश्मे पहनकर न देखो, इनके दुख को देखो, इनकी तकलीफ को देखो। हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का। प्राइम मिनिस्टर इस पे बात करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का, इस पे बात करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बड़ा मसला है किसानों की खुदकशी, इस पे बात करो। हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अगर कोई मसला है तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को उठाने का, डॉलर जो बढ़ रहा है इसको काबू में लाने का, रुपये की गिरती हुई कदर को उठाने का है। क्या गलत है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सबका मसला पानी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, गोवंडी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का मसला ये गंदी बदबू है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोवंडी के लोगों का सबसे बड़ा मसला ये बदबू है, ड्रग्स है, पीने का पानी है, कचरा है। इस पे बात करो। खुदारा समझो, ये लोग मुल्क को तरक्की नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुल्क को बांट रहे हैं, मुल्क को बांट रहे हैं और हम इस मुल्क को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इतनी तकरीर में कोई नफरत की बात थी? कोई भड़काऊ की बात थी? मगर फिर भी चलाते। अकबर ओवैसी ऐसा बोले, अकबर ओवैसी वैसा बोले, अकबर ओवैसी घड़ी देखे, अकबर ओवैसी बाल यूं करे, अकबर ओवैसी पसीना ऐसा पोंछे, अकबर ओवैसी ऐसा करे। अरे ऐसा हो गया कि बोलने को कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो ओवैसी 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 ओवैसी। बहरहाल वक्त नाजुक है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। याद रख लो, अगर अब गलती करेंगे तो 15 साल जो बर्दाश्त करें ना, और 5 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा। ना 70 वाले को, ना 70 के करीब वाले को, आपका वोट सिर्फ पतंग 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 को रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 20 तारीख को पतंग रहेगी। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।